और अब वक्त हो गया है उस शो का जिसका नाम है प्राइम एट 4। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आज खास क्या है, पहले उस पर एक निगाह। आज आपको दिखाएंगे भेड़िए के बाद सीआर यूपी में कैसे मचा डबल हाहाकार। ये पूरी खबर प्राइम एट 4 में। पश्चिम बंगाल में फांसी चढ़ेंगे बलात्कारी, नया कानून लाने की तैयारी कैसे पड़ेगा ये भारी, ये भी आपके सामने होगा। फर्जी नोट, जहरीली किताब, कहां मिला गजवाए हिंद का हिजाब, पूरी खबर डिटेलिंग के साथ आज प्राइम एट 4 में। और हरियाणा में सियासी रेस, कमल ने लगाया टॉप गियर, झाड़ू ने पकड़ी कांग्रेस, ये खबर भी आज आपके सामने होगी। बुलेटिन में देखिए, बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर जारी है। भेड़ियों की तलाश में ड्रोन से निगरानी हो रही है। रेस्क्यू टीम ने अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए हैं। अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं और जमीन और आसमान दोनों से निगाहें रखी जा रही हैं। नाइट विजन जिसमें सुविधा होती है, ऐसी दूरबीनों से और कैमरों से निगहबानी की जा रही है। लेकिन अभी तक यहां वो सफलता नहीं मिली है कि इस तरह के मामलों को फुल स्टॉप लगाया जा सके, जहां भेड़ियों के साथ अब सीआर भी आदमखोर बताए जा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों में के संदर्भ में ये पहलू भी देखिए, इलाके में 100 आदमखोर भेड़िए होने का दावा अब हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 2 भेड़िए इतने सारे हमले नहीं बोल सकते। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े इलाके में कम से कम 100 भेड़िए होंगे। इलाके में खुलेआम लोगों पर हमले बोल रहे हैं ये आदमखोर। तो पहले जो संख्या बताई जा रही थी कि शायद 2-4 होंगे या बहुत ज्यादा हुआ तो 6 या बहुत ज्यादा हुआ तो दर्जन भर होंगे, अब तो बात की जा रही है कि 100 से ज्यादा भेड़िए। और अब केवल भेड़िए नहीं है, भेड़ियों के साथ साथ सीआर भी आदमखोर बन गए हैं। और अगर स्थानीय लोगों का ये दावा सही है तो वो टीमें जो रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती। तो यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। सीएम योगी के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। आदमखोर भेड़ियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जंगली जानवरों का ये जो खौफ लोगों में पसर गया है, इसको खत्म किया जाए, योगी ने कहा। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर पकड़े ना जाएं तो गोली मार दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में भेड़ियों के हमलों की घटनाओं को लेकर अब और ज्यादा सतर्कता और एक्शन जरूरी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कई एक्सपर्ट्स अपने बहराइच भेजने पड़े हैं। सीएम योगी ने कहा है कि हर हाल में आदमखोर भेड़िए पकड़े जाएं और अगर उनको पकड़ा ना जा सके, इसमें समस्या आ रही हो तो उन्हें गोली मार दी जाए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने कोहराम मचा दिया है। रामगांव इलाके में एक बच्ची पर उन्होंने हमला बोला है। यहां पर आप देखेंगे, मां के साथ सो रही बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया है। मां के साथ ये बच्ची सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। बच्ची के चिल्लाने के बाद परिजनों ने शोर मचाया। शोरगुल सुनकर भेड़िया बच्ची को छोड़कर भागा। बहराइच में थाना रामगांव इलाके के पड़ोहिया गिरधरपुरवा का ये मामला है। बक्कर वाले में और एक सिकंदरपुर है। आप आएंगे इधर पड़ोसिया रामगढ़ थाना पड़ता है। 4 दिन गांव में नहीं आदमी। ये भेड़िए इतने शातिर हैं कि हम इन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम ड्रोन से देख पा रहे हैं लेकिन आप उनके सामने नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, भेड़िए और सियार, ये छोटे जानवर जो होते हैं वो गांव के किनारे तो हमेशा रहते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन यह पहला ऐसा वाकया है कि ये आदमखोर हो गया है और इस वजह से हमें गांव वालों को, यहाँ के रहने वालों को दिक्कत हो रही है। वरना वो तो हमेशा रहे गांव से लगे हुए, तो ये आदमखोर हो गए, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। वरना ये तो हमेशा रहते हैं खेतों में और इस तरह से। ये आबादी के पास रहते हैं, मतलब आबादी के अंदर नहीं आते, आबादी के आसपास जो क्षेत्र है, वेटलैंड जिसे कहते हैं, रहते हैं। बिल्कुल, वो आबादी के निकट रहने वाला जीव है। क्या जंगल में रहता है कि नहीं? है नहीं, जंगल में भी रहते हैं। हाँ। ये जंगल से बाहर कैसे, क्या वजह क्यों आ गए? नहीं, जंगल में भी इतना घुसपैठ या कहिए कि मतलब हस्तक्षेप है मानव का कि वहाँ से उनको शिकार भी न मिल पाना। तो आबादी में और गाँवों में इस तरीके जो शिकार पकड़ रहे हैं बच्चों को, ये सरल है इनके लिए। ये सरल है इनके लिए। बड़ी बात है कि जो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कई बार जो है इंसान जंगलों में घुस जाता है, उनके हैबिटेट्स में छेड़छाड़ करता है, इसलिए उनको आबादी की तरफ भी आना पड़ जाता है और शायद इसीलिए झुंड आबादी की तरफ है जब उनको जंगलों में शिकार नहीं मिल पाया और इसीलिए अब यहाँ पे इंसानी बच्चों को ये शिकार बना रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सुल्तानपुर में 2 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। सीआर ने नोचकर मासूम को मार डाला है। यहां तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये मोतीगरपुर थाना का मामला है। सोते समय सीआर ने इस मासूम पर हमला किया था। घटना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। सीआर सो रहे थे बच्चे लेके, सबको एक खटिया था, उसी पे सब सो रहे थे। वो पीछे से आया सीआर, बच्चे को उठा के लेके चला गया। और जब बच्चे को वहाँ काटने लगा तो घर वाली देखी तो चिल्लाया बच्चा, तब गई भाग के देखे तो सीआर भाग गए, बच्चे सो गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर अब आपको लेकर चलता हूं। हमीरपुर से खबर, हमीरपुर के सरीला वन रेंज में सीआर ने हमला किया है। सीआर के हमले में 2 बुजुर्ग घायल हुए हैं। सीआर के हमले के बाद गांव में दहशत है। ग्रामीणों ने सीआर को पकड़कर पीट कर मार डाला। घटना के बाद इस रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर यहां पहुंचे। यहां पर आप देख रहे हैं उन लोगों को कहां सीआर ने हमला किया, कहां काटा, वो देख रहे हैं आप। बाद में स्थानीय लोगों ने सीआर को पकड़ा और पीट कर मार डाला। वो भेड़िया नहीं है, ये छोटा सीआर जिसको कहते हैं, वो है जयकाल जिसको कहते हैं, गीदड़ प्रजाति का। तो ये है, ये घर के पास आ गया था उन लोगों के, तो अचानक आ गया होगा, तो सामने आदमी देख करके हो सकता है हमला कर दिया हो। बाकी हमारी रेंज की टीम वहाँ मौके पे जा रही है, तो उनसे बातचीत करके जो स्थिति होगी वो पता लगा के आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये खबर महाराष्ट्र से, नांदेड़ में टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ट्यूशन के टीचर ने नाबालिग स्टूडेंट से बदसलूकी की। गुस्साए लोगों ने तोड़ डाला कोचिंग सेंटर और फिलहाल पुलिस की हिरासत में आरोपी टीचर बताया जा रहा है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी नामे जो शिक्षक आहे नागेश जाधव यांनी त्यांच्याच कोचिंग क्लासमध्ये शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केलेला आहे। त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे। और ये खबर उत्तर प्रदेश से है, प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश में यहाँ प्रयागराज में मदरसे से विवादास्पद किताबें बरामद हुई हैं। मदरसे से बरामद इन किताबों में आरएसएस के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। आरएसएस को आतंकी संगठन बताया गया है। मदरसे से बरामद किताबों में मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र करते हुए विवादित टिप्पणी लिखी हुई है। पुलिस की छापेमारी में मदरसे से ये विवादास्पद किताबें सामने आई हैं। आपको बता दें कि ये किताबें उस आरोपी मौलवी के कमरे से बरामद हुई हैं जो कुछ दिन पहले इसी मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री चला रहा था। प्रयागराज मदरसे की साजिश पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इन आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि 3 पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। है और इस प्रकार का जो भी प्रयत्न कोई भी राष्ट्रद्रोही तत्व करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उनकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने का दंड क्या होता है। मैं समझता हूं कि जो धार्मिक स्थल हैं उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम भी ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले, न कि शिक्षा ऐसी दो जो आपको धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता हो। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान भी इसमें सामने आया है। इन लोगों को आरएसएस की एबीसीडी तक नहीं पता और ये आरएसएस के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी साहित्य प्रसारित किए हैं, प्रचारित किए हैं या छापे हैं, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति की एबीसीडी भी नहीं मालूम। और वेब सीरीज आई से कर चलता हूं जहां से हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई है। गुजरात के आणंद में घर गिरने से हड़कंप मच गया। 2 मंजिला घर गिरने का वीडियो सामने आया। घर गिरने से गूंज उठा पूरा इलाका। ये बड़ा घर और इस घर के देखिए जमींदोज होने के बाद एक बड़ा इलाका, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो आसपास। यहां पर आप देख रहे हैं घर का वीडियो। जानकारी के मुताबिक ये घर पुराना था। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से इसकी नींव पूरी तरह से कच्ची पड़ चुकी थी और इसके बाद एहतियातन घर में रहने वाले लोगों ने इसको खाली कर दिया था और इसीलिए हादसे के वक्त घर के भीतर कोई मौजूद नहीं था। और गुजरात के बाद आपको उत्तराखंड लेकर जाता हूं।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ दरकने की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रगाड़ी नदी में समाया पहाड़ का एक हिस्सा। लैंडस्लाइड में 40 बकरियों के भी दबने की खबर है। यहाँ इन अलग अलग तस्वीरों में आप इसको गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस भयावह भूस्खलन से पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ आप वीडियो 1, 2 और 3 में देख रहे हैं कैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें शुक्र बस इस बात का है कि कोई इंसान इसकी जद में नहीं आया। हालांकि कई बकरियां जरूर जो यहाँ चर रही थी उस वक्त, वो 40 के आसपास बकरियों का एक पूरा झुंड इसकी चपेट में आ गया। और खबर उत्तराखंड से ही ये कि उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले हाईवे के जलमग्न होने की खबर है। नेशनल हाईवे 309 पर उफान पर आए बरसाती नाले जान जोखिम में डालकर नालों को पार कर रहे हैं लोग। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं जान जोखिम में डालकर नालों को पार करते हुए लोग। ये कभी भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो लोग जिनके लिए अभी ये इस रास्ते को पार करना, अपनी मंजिल तक पहुंचना मजबूरी है, वो इस जोखिम को मजबूरी में उठा रहे हैं। हालांकि ये कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। आर्थिक संकट और गहरा गया। सरकारी कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है। 1.5 लाख रिटायर्ड लोगों को पेंशन भी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा होनी चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहरा गया है। इतिहास में पहली बार राज्य के 2 लाख कर्मचारियों की तनख्वाह और 1.5 लाख लोगों की पेंशन रुक गई है। हिमाचल पर वर्तमान में लगभग 94,000 करोड़ का भारी कर्ज है। इस वित्तीय बोझ ने राज्य की वित्तीय स्थिति को अत्यधिक कमजोर कर दिया। ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है। जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। 3 तारीख निकल गई, उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा हमको समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। और प्राइम 4 में ये देखिए आप कि असल में ये स्थितियां बनी क्यों हैं। करप्शन पर सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस की तरफ भी आपको ले जाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए 2022 में 70,000 करोड़ और 2024 में 87,000 करोड़, मतलब 2025 में 95,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल पर होगा। और ये हिमाचल में आर्थिक संकट की तरफ इशारा कर रहा है। सालाना बजट 58,000 करोड़ रुपए। अब सैलरी और पेंशन में कितना जाता है? 40%। और ब्याज चुकाने में, कर्ज का जो लिया हुआ है उसका ब्याज चुकाने में 20% चला जाता है। ये आपको बता रहा है कि वहां हिमाचल में जो अभी मौजूदा स्थितियां हैं उसके लिए जिम्मेदार मुख्य तत्व क्या हैं। फ्रीबीज की घोषणा जाहिर है आजकल पॉलिटिक्स में बड़ा आम हो गया है। सत्ता में आने के लिए ये बड़ा किया जाता है और ये कंगाली की बड़ी वजह है। यहां पर क्या होता है, महिलाओं को 1,500 रुपए महीना दिए जाने की बात हुई थी और इसमें 800 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहां लागू कर दी गई है जिसकी वजह से 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा, जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। इन 3 स्कीमों पर ही सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे रही है और इसी वजह से हिमाचल में ये स्थितियां बनी। और आगे आपको जैसा मैंने बताया जीरो टॉलरेंस था। अब करप्शन को लेकर क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगा, सीएम योगी का ये फैसला। 2 पीसीएस अधिकारी उन्होंने निलंबित भी कर दिए। फर्रुखाबाद की एडीएम स्वाति शुक्ला सस्पेंड हो गई हैं और एटा के एसडीएम प्रतीक त्रिपाठी भी निलंबित हो गए हैं। जमीन का पट्टा देने में गड़बड़ी करने के आरोप हैं इन पर। हरदोई डीएम की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति विभाग ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि हरदोई के फरीदपुर में 2022 से 2023 के बीच में
150 कृषि योग्य जमीनों का पट्टा किया गया था। जांच में पता चला जिनको पट्टा दिया गया उनके पास पहले से जमीन है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इसे खारिज किए, इन्हें पट्टों को खारिज किया गया और दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इस वक्त ये दूसरी बड़ी खबर, यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देना होगा। विवरण देने के लिए 1 महीने का और समय मिल गया है। 30 सितंबर तक कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देना होगा। अब तक 74% कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण स्पष्ट कर दिया है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से यह खबर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मारे गए हैं 9 नक्सली। 9 वर्दीधारी और हथियार बंद नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। और ये खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है। बागपत में लव जिहाद का मामला सामने आया। पहचान छिपाकर नाबालिग से रेप करने का आरोप है। पीड़िता पर धर्म बदलने का दबाव डाला। रिजवान और वसीम पर ये रेप का आरोप है। विरोध करने पर पीड़ित परिवार को धमकाने का भी काम इन्होंने किया। पीड़िता की मां के मुताबिक रिजवान ने लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया था और उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और नहीं मानने पर वीडियो को वायरल कर देने की धमकी दे रहा था। बागपत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुझे रिजवान सिखाता था, बोल रहा था ऐसे ऐसे करके बांधना है, ऐसे करके मुझे वीडियो कॉलिंग पे नमाज सिखाता था। कैसे? ऐसे करके दुआ करनी, नमाज पढ़नी, तुझे मेरे धर्म में आना। और मुझे कल बहलाया फुसलाया के बुलाया गया, बोला था कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। मेरे साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद मुझे बोला अगर तूने किसी को भी घर पे बताया तेरे माँ बाप तेरे भाई को भी मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। अच्छा, कौन है? रिजवान है, ये हमारे गली का लड़का। और एक वसीम भी है, बोल रहा था इसके साथ भी तुझे ये सब करना है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती भी की थी। हमें किसी ने बताया कि उस घर में वो उसका नाम है वसीम, जिसके घर में थी दीन मोहम्मद, उसके बाप का नाम है। तो मैं वहाँ पे गई, ये दोनों गलत स्थिति में थे। फिर इसके बाद इसके पापा जी आए। इसके पापा जी ने इसे लेके आए तो उस लड़के ने ये कहा मेरा जो करना कर लो, क्योंकि उसने मुझे भी यही कहा था और इन्हें भी यही कहा। उसके बाद फिर हम इस लड़की को घर पे ले गए तो यहाँ तक हमें मार पिटाई तक की उन्होंने आगे। और यूपी के बहराइच से अगली खबर, नईम खान ने अपनी बेटी के कई टुकड़े कर दिए। 17 साल की बेटी को बेरहमी से काट कर मार डाला। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था आरोपी। बताया जा रहा है कि नईम खान ने अपनी ही बेटी की शरीर के 6 टुकड़े कर डाले। वो बेटी के रिलेशनशिप से परेशान था। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग न जाए और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। और लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर अब धरना प्रदर्शन हुआ है। पहले केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर ये धरना प्रदर्शन हुआ था। अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का यह धरना चल रहा है। अनुप्रिया पटेल से मिलने की मांग पर ये अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। और यह खबर बांदा से, दुबई जेल में कैद बांदा की शहजादी को फांसी हुई है। दिव्यांग शहजादी को 21 सितंबर को फांसी दी जाएगी। बच्चे के मर्डर में दोषी करार हुई शहजादी चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश गई थी। परिवार की गुहार है कि शहजादी को भारत सरकार बचाए। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग शहजादी के माता पिता ने रोते बिलखते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी से हस्तक्षेप की मांग की है। बेटी बचाने के लिए गुहार लगाई। और कन्नौज रेप मामले में ये बड़ी खबर है। आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई ने सरेंडर कर दिया है। नीलू यादव ने न्यायालय में समर्पण किया। दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के बयान बदलवाने का उस पर आरोप है। घटना के दूसरे दिन से ही नीलू यादव फरार चल रहा था। पुलिस ने 25,000 का इनाम उस पर घोषित किया था। जो पीड़िता है उसके बयान न हो पलट जाने के लिए और उसका मेडिकल ना हो, इसके लिए जो अभियुक्त नवाब सिंह यादव का जो भाई है नीलू, इसने बुआ को पैसे देने का आश्वासन दिया था, जिसमें हमने विवेचना की तो उसमें प्रकाश में आया कि कुछ पैसे इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए गए हैं, जिसके आधार पे नीलू यादव को भी अभियुक्त बनाया गया
इसकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया था। हमारी लगभग 12 टीमें इसके विभिन्न ठिकानों पे लगातार दबिशें दे रही थी और उसी के चलते आज इसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। और ग्वालियर के अस्पताल में एसी फट गया और एसी फटने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। ट्रॉमा सेंटर का एसी फटने से इस अस्पताल के इस हिस्से में भीषण आग लग गई। वक्त रहते यहां लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से ओवर हीटिंग के चलते एसी फटा। हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग लगने की वजहों का पता किया। आनन फानन आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में इलेक्ट्रिकल, फायर और दूसरे डिपार्टमेंट्स की ऑडिट को लेकर निर्देश दिए गए। और ये खबर दिल्ली आए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। हेमंत सोरेन ने दोनों के साथ शिष्टाचार मुलाकात की है। हालांकि ये जो मीटिंग, जिसको कर्टसी मीटिंग बताया जा रहा है, ये निश्चित रूप से झारखंड में चुनावों के संदर्भ में रणनीति क्या होनी चाहिए, खासतौर से चंपई सोरेन के बीजेपी में चले जाने के बाद इसको लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। और झारखंड की विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जाहिर बढ़ती जा रही है। इंडी गठबंधन यहां एक साथ चुनाव लड़ने वाला है। कांग्रेस से बात करने के लिए सोरेन दिल्ली में है। सीट शेयरिंग पर भी इस दौरान चर्चा हो रही है। प्राइम एट 4 में आगे आप देख हो गया है बिल को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक करार दिया है। बीजेपी ने भी अपराजिता बिल का समर्थन किया है। बीजेपी ने कानून को जल्दी लागू करने की मांग की है। নতুন আইন সুনিশ্চিত করবে যে ধর্ষণ এবং নারী শিশুর প্রতি সকল যৌন হিংসায় শাস্তি হবে কঠোরতম। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং পস্কো আইনে এসব ক্ষেত্রে যে শাস্তির কথা বলা আছে তা আমাদের আইনে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। टीएमसी की विधायक का पब्लिक मंच से डॉक्टर्स को लेकर विवादित बयान सामने आया है। टीएमसी विधायक लवली मैत्रा ने ये डिस्प्यूटेड रिमार्क किया है। मंच से मैत्रा ने डॉक्टर्स को कसाई करार दे दिया। ये डॉक्टर इंसान नहीं कसाई बन गए हैं, लवली मैत्रा ने कहा। পাঞ্জা লড়ছে, তাদের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না। এরা মানবিক, এরা মানুষ। কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা, কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা। टीएमसी विधायक के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। लवली मैत्रा के बयान पर बीजेपी ने कहा टीएमसी में डॉक्टर्स के लिए नफरत दिखाई दे रही है। क्या नफरती बयान देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, शहजाद पूनावाला ने कहा। टीएमसी की नेत्री विधायक लवली मैत्रा ने डॉक्टर्स की तुलना, जो आवाज उठा रहे उनकी तुलना कसाईयों से कर दी है। कितना घृणा और हेट्रेड भरा हुआ है इनके मन में डॉक्टर्स के प्रति, जो आवाज उठा रहे हैं बेटी के लिए बंगाल की। सोचिए, उदयन गुहा बोलते उंगली तोड़ दूंगा, अरूप चक्रवर्ती बोलते ये महिलाएं जो है ये अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने आई हैं। जिस प्रकार से अब लवली मैत्रा का बयान है, कुणाल घोष का बयान है, क्या इन पर कार्रवाई होगी? लवली मैत्रा वैसे कोलकाता पुलिस में पोस्टेड एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी भी है। और विधायक लवली मैत्रा के बयान से टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। एमएलए लवली मैत्रा को टीएमसी ने चेतावनी भी जारी कर दी। ऐसे बयान आइंदा ना दें, ऐसे बयानों से बाज आ जाएं, हिदायत दी गई। और उमर अब्दुल्ला के दावे पर महबूबा का रिएक्शन सामने आया है। हमारा बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है, महबूबा ने कहा। उमर ने कहा था पीडीपी राम माधव के साथ संपर्क में है। हम कोई चीज चुपके चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और आगे आपको दिखाएंगे